बात करते हैं आज एबीजी एनालिसिस के बारे में। क्लिनिकल केयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस का एनालिसिस। इसके अंदर अपन पूरा जो एबीजी एनालिसिस है वो अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक होंगे जो अपने एबीजी एनालिसिस के। तो शुरू में इंट्रोडक्शन, क्या होता है एबीजी एनालिसिस, किस प्रकार से जो है वो अपन एक ब्लड सैंपल लेते हैं आर्टरी के द्वारा, जो क्या करेगा बहुत सारी चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी और नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको बताएगा। देन उसके बाद में नॉर्मल लेवल, क्या क्या नॉर्मल लेवल होगा एबीजी एनालिसिस के अंदर, जो जो भी चीज़ें अपन मेज़र करेंगे। जैसे कि आपका PaO2 लेवल है, जो आपकी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेशन है वो कितना है, CO2 लेवल जो है वो कितना है, pH जो बॉडी की नॉर्मल है वो कितनी है, बाइकार्बोनेट का लेवल है, ये जो नॉर्मल लेवल है वो बॉडी के अंदर आपकी आर्टरीज़ के अंदर कितना मिलेगा। देन उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ pH, कि जो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल नैरो एक pH के अंदर काम करती है। जैसे 7.35 ये 7.45 pH की एक बहुत ही नैरो रेंज में काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कैसे हुआ, कि किस प्रकार से जो एक नैरो रेंज आपकी निकल के सामने आई, जो आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अंदर डिटेल में पढ़ोगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो pH का क्या है। देन उसके बाद में इंडिकेशन, क्या क्या स्थितियां हैं जिसके अंदर आप क्या करोगे, एबीजी एनालिसिस करोगे, कौन कौन सी जो इलनेस है या फिर क्या जो प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर होगी तब आपको ज़रूरत महसूस होगी एबीजी एनालिसिस करने की। देन उसके बाद में आता है सैम्पलिंग, किस प्रकार से आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक होगी, कौन कौन सी वो जो आर्टरीज हो सकती है जो आपको सैंपल में चूज़ करनी है। देन उसके बाद में आता है आपका एलन टेस्ट। एलन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एलन टेस्ट क्यों करते हैं, किस प्रकार से आप कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो किसी आर्टरी का देखोगे, ताकि आगे जाके जो है वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं हो सैम्पलिंग के बाद में। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो कौन सी स्थितियाँ होगी जिसके अंदर आप क्या करोगे, सैंपल नहीं लोगे। एक पर्टिकुलर आर्टरी जहाँ पे क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है, जैसे ब्लीडिंग अगर चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन है पर्टिकुलर साइट पे, या फिर किसी को कोएगुलोपैथी वगैरह है, तो ये सारी स्थितियाँ होगी जिनके अंदर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर आर्टरी को अवॉइड करना है सैम्पलिंग के दौरान। देन उसके बाद में बफर सिस्टम पढ़ेंगे, किस प्रकार अपनी बॉडी जो है वो pH को बैलेंस करने का काम करती है। अलग अलग बफर सिस्टम होंगे, हीमोग्लोबिन बफर हो सकता है आपका, जो लंग्स जो है वो बफर का काम किस प्रकार से करते हैं, रेस्पिरेटरी बफर का काम करते हैं। देन उसके बाद में आएगी आपकी किडनीज जो है वो किस प्रकार से बफर सिस्टम का काम करेगी अपनी pH जो है वो मेंटेन करने के। देन उसके बाद में आएगा एसिडोसिस और एल्कलोसिस। ये जो बफर सिस्टम है वो प्रॉपरली अगर काम नहीं कर पा रहा है, लंग्स अपने प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे बफर जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, तो किस प्रकार से बॉडी के अंदर एल्कलोसिस और एसिडोसिस डेवलप होगा, किस टाइप के हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है। और ये सब चीज़ों को अपन क्या करेंगे, डिटेल में रीड करेंगे, एक एबीजी को रीड करेंगे कि कौन सी स्थिति बॉडी के अंदर पैदा हो रही है, किस कारण की वजह से हो सकती है, और क्या उसका जो है वो क्लिनिकल मैनेजमेंट इस जो एसिडोसिस है और एल्कलोसिस है उसका अपन करेंगे। कंपनसेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है एबीजी एनालिसिस का, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आर्टरीज से सैंपल लेंगे, आर्टरीज से ब्लड को ड्रॉ करेंगे। क्या चीज़ मेजर करने के लिए, O2 CO2 लेवल विथ pH। तो एबीजी एनालिसिस क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर किसी आर्टरी से, बॉडी की किसी आर्टरी से अपन सैंपल लेके O2 CO2 लेवल और pH का बैलेंस चेक करते हैं अपन, कि बॉडी के अंदर ये सब चीज़ों का बैलेंस एक्यूरेटली या प्रॉपरली है कि नहीं है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। एबीजी एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर अपन आर्टरी से ब्लड को ड्रॉ करते हैं, बॉडी की pH बैलेंस, और उसके साथ में pH बैलेंस मतलब एसिड का और बेस का जो है वो बैलेंस बॉडी के अंदर प्रॉपर है कि नहीं है, उसके साथ में ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एबीजी एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका नॉर्मल लेवल। क्या क्या नॉर्मल लेवल होते हैं जो आप
टेस्ट करोगे। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका पीएच। तो बॉडी के अंदर पीएच का जो नॉर्मल लेवल है वो है 7.35 से 7.45। बहुत ही नैरो रेंज है, लेकिन एल्केलाइन है, स्लाइटली एल्केलाइन इसको अपन बोल सकते हैं। बॉडी जो है वो आपकी स्लाइटली एल्केलाइन इन्वायरमेंट में काम करेगी। नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45, ये आपकी बॉडी की क्या है, पीएच है। देन उसके बाद में आता है आपका PaO2 लेवल, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। जो आपकी आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो ये आपकी आर्टरीज के अंदर होगा 80 से 100 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या है, नॉर्मल लेवल ऑफ PaO2 लेवल है। देन उसके बाद में PaCO2 लेवल। PaCO2 लेवल मतलब बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होगा आपका 35 से 45। इससे आप याद रख सकते हैं। पीएच के जो आगे का पॉइंट के बाद का पार्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PaCO2 लेवल में लिख सकते हैं। ये 35 से 45 mm ऑफ Hg आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टरीज है। देन उसके बाद में आता है बाइकार्बोनेट लेवल, या फिर HCO3 अपन बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट लेवल कितना होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो होगा 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपकी आर्टरीज के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल होगा। देन उसके बाद में आता है आपका ऑक्सीजनेशन, या फिर आप HPO2 जो आप नॉर्मल बोलते हैं, कि आपका कितना % जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल लेवल होगा वो आपका होगा 95 से 100%। 95 से 100% आपका ऑक्सीजनेशन मिलेगा। ये आपका है नॉर्मल लेवल। जो भी आप ABG के अंदर एनालिसिस करोगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है। इन्हीं से आप आगे जाके एनालिसिस करोगे कि आपका बॉडी के अंदर पीएच का बैलेंस एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर आपका ऑक्सीजनेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो नॉर्मल जो है वो है कि नहीं है बॉडी में। तो ये आपके आते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ पीएच, ऑक्सीजनेशन, देन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, देन HCO3 लेवल, एंड देन HPO2 लेवल। ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच कैसे डेवलप हुआ, आपको पता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ H+ आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब आपके बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो कितनी मात्रा में होते हैं, तो ये बहुत लेस मात्रा के अंदर होंगे। आपको पूछेंगे सोडियम का लेवल कितना है, सबको याद होगा 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का पूछेंगे 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको पूछेंगे H+ आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना होगा, बहुत लेस अमाउंट में है, लेकिन कितना है आपको तो याद है 7.35 से 7.45। ये आपके पीएच है, यही आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। लेकिन ये जो 7.35 है, ये 7.45 है, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, ये जो H+ आयन की मात्रा है वो जो लेस अमाउंट में है वो कितनी है 0.0001 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपका H+ आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, या फिर आप देखो तो इसको अपन बोल सकते हैं प्रोटॉन्स की मात्रा है। ये आपके प्रोटॉन्स की मात्रा है इतनी लेस अमाउंट में। सोडियम पोटेशियम बहुत हाई अमाउंट के अंदर आपके दिख रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर हैं, या फिर आप इनको बोलें नैनो इक्विवेलेंट के अंदर 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर आपकी बॉडी के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन है, या फिर प्रोटॉन्स की मात्रा है। इतनी लेस अमाउंट से डील करना क्या इजीली पॉसिबल है, नहीं है। जब भी कुछ चेंज होगा थोड़ा सा भी बढ़ा तो आप इसको
हर बार आपको यही लिखना है। थोड़ा सा भी कम हुआ बॉडी के अंदर तो हर बार आपको यही लिखना है। तो इसको क्या किया है, इजी वे के अंदर एक्सप्लेन किया है। इजी वे के अंदर किसने एक्सप्लेन किया है, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किया है कि हर बार आप जो है वो इतनी चीज़ों से डील करना इतना इजी पॉसिबल होगा नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको इजीली अपने को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया है। कैसे किया है, एच प्लस इज इक्वल टू 0.000 7 बार 0 उसके बाद में 4, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा है आपकी बॉडी के अंदर। इन्होंने क्या किया है, लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉगरिथम ले लिया। तो लॉगरिथम लेके इन्होंने क्या करा है, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई किया है, देन लॉग मल्टीप्लाइड बाई 0.000, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई किया। अब इन्होंने क्या किया है, जब इस सम को इसका सॉल्यूशन किया है, तो सॉल्यूशन किया तब कितना आया, लॉग एच प्लस बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7.4, वो क्या है, नेगेटिव में। अब इसका सॉल्यूशन तो कर लिया इन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली जो वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव से डील करना भी इतना इजीली पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही पीएच में कुछ चेंज हुआ या फिर इस वैल्यू में चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें अपने क्या करेंगे, नेगेटिव के अंदर चेंज आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव लॉग एच प्लस बराबर कितना हुआ, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 7.4 हो गया। अब इन्होंने क्या किया, नेगेटिव लॉग एच प्लस बराबर नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 7.4, तो आगे सोल्व किया तो क्या आया, लॉग एच प्लस बराबर 7.4। कैसे आया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पे, प्लस में 7.4। अब ये नेगेटिव लॉग एच प्लस की जो वैल्यू है वो 7.4 आ गई। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव रह गया, तो नेगेटिव लॉग एच प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7.4। इन्होंने नेगेटिव लॉग एच प्लस है उसको क्या बोला है यहाँ पे, एक्चुअल में ये है आपकी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 7.4 है। पावर ऑफ हाइड्रोजन को इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया पीएच, तो पीएच बराबर आपकी आ गई 7.4। अब ये आपको क्या मिल गया, एक इजी वैल्यू मिल गई। जैसे ही इसके अंदर कुछ चेंज हुआ आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो आपको हर बार इतना लिखना या जो है वो समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या कर दिया, दोनों तरफ लॉगरिथम से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाली पीएच, जिसका मान होगा 7.4। अब 7.4 जो है वो ये मात्रा है किसकी है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, या बॉडी के अंदर ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 7.4। एक्चुअल में ये 7.4 क्या है, ये मात्रा है 0.00000004 इक्वलेंट पर लीटर, या फिर इसको बोल दो पीएच बराबर 7.4। अब ये इन्होंने कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अपन यूज़ कैसे करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया है, ये आपका एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितने H प्लस आयन है, एग्जैक्टली सेम है आपकी बॉडी के जितने H प्लस आयन है, इतने H प्लस आयन इसके अंदर मिलाए हुए हैं। ये सॉल्यूशन आप ऐसे भी मान सकते हैं कि बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसा एक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर इतनी मात्रा में आपने क्या मिलाया हुआ है, एसिड मिलाया हुआ है। H प्लस क्या है यहाँ पे, एसिड है, ये मिलाया हुआ है। इसकी पीएच कितनी होगी, आपने देखा होगा इस वैल्यू का पीएच कितना है, 7.4। तो ये सॉल्यूशन जो है वो इसकी पीएच है आपकी 7.4। ये एक सॉल्यूशन है जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसा है, जिसकी पीएच आपकी 7.4 है, जिसके अंदर इतनी मात्रा में H प्लस आयन मिलाए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड मिलाओ। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे अपन, एसिड मिलाएंगे। एसिड कितना मिलाएंगे, मान लो इसके अंदर 100 मात्रा में
एसिड है, अपन ने क्या किया यहाँ पे 1 गुना मिला दिया, 2 गुना मिला दिया, 10 गुना मिला दिया। इस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अपन 10 गुना एसिड मिला देंगे तो सॉल्यूशन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1000। 10 गुना सॉल्यूशन मिलाया तो 10 गुना जो आपने एसिड मिलाया है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? ये जो है वो पॉइंट के बाद में थी तो इसमें 1 0 हट जाएगा। अब आपकी pH कितनी बनेगी? 6.4। समझ में आ रहा है? ये जो pH थी, ये जो आपका H+ आयन था, यहाँ से आपने क्या कर लिया? 10 गुना और बढ़ा दिया, मतलब इसके अंदर बढ़ा दिया तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की तरफ आने लग गई है। पॉजिटिव की तरफ कैसे आने लग गई? 1 0 यहाँ से हट गया क्योंकि ये पॉइंट के बाद का 0 था। जैसे 0.01 ये आपका क्या है? एक वैल्यू है जिसको 10 से गुणा कर दोगे तो 0.1, यही तो आपकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब 10 से गुणा करने पे 1 0 हट गया। यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया क्योंकि 10 गुना एसिड आपने इस सॉल्यूशन में मिलाया है तो यहाँ से आपने 1 0 जो है वो हटा दिया। अब आपकी pH कितनी बची थी? 6.4। ये आपकी पुरानी वैल्यू थी, इसमें से आपने क्या कर लिया? 1 0 हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की तरफ आने लग गई, ये वैल्यू बढ़ने लग गई तो आपकी pH जो है वो अल्टीमेटली कम हो गई। कैसे हो गई? 1 2 3 4 5 6 6.4 आ गई। अब क्या ऐसी स्थिति के अंदर बॉडी का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है? नहीं है। आप बोलोगे 7.4 से 6.4 तो एक ही तो चेंज हुआ है। अगर आप सोडियम का देखोगे 135 से 134 कर दोगे तो क्या बॉडी सर्वाइवल करेगी? बिल्कुल करेगी, एक ही तो निकाला है आपने। लेकिन यहाँ पे 7.4 से 6.4 कर दिया तो सर्वाइव करनी चाहिए, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? एक्चुअल में इसके अंदर आपने क्या किया है? 10 गुना एसिड मिलाया है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया? 10 गुना एसिड मिला दिया। 10 गुना एसिड मिलाया तब आपकी pH कितनी आ रही है? 6.4 आ रही है। ऐसी स्थिति में बॉडी का सर्वाइवल करना पॉसिबल होगा नहीं है। तो बॉडी कितनी pH तक सर्वाइव करती है? 6.8 तक की सिचुएशन को सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद में जितने गुना एसिड भरेगा उतना ही बॉडी का सर्वाइवल जो चांसेस है वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो H+ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी इस वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, इस वैल्यू में चेंज आ रहा है। ये तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर समझाने के लिए आपको ये वैल्यू बताई गई है। तो आपने क्या किया? 10 गुना एसिड मिलाया तब जाके आपकी pH जो है वो 6.4 आई है। इस वैल्यू के अंदर आप चेंज देख लो कितना हुआ है, 10 गुना बढ़ गई है वो वैल्यू। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया? मान लो वो जो 100 मात्रा के अंदर आपने वापस एसिड भरा हुआ है, ये नॉर्मल स्थिति है। अब आपने क्या किया? इसमें से एसिड निकाल लिया है। निकाल लिया तो क्या हो गया? इसमें एल्केलोसिस हो गया। 100 मात्रा में एसिड भरा हुआ था, आपने मान लो 90% निकाल लिया, इसका बचा कितना? 10। ये क्या है आपका? 10 H+ आयन बचे हैं, बाकी सारे आपने निकाल लिए। 90% आपने बाहर निकाल लिए। 90% एसिड बाहर निकाल लिए, यहाँ पे 10 बचा। आपकी pH के अंदर कितना चेंज आएगा? 90% तो निकाल लिए। ये आपकी पुरानी नॉर्मल वैल्यू थी। 90% निकालने के बाद में ये वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली कम हो रही है तो इधर 1 0 और लग जाएगा। अब इसका लॉगरिथम देखो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8.4। 90% प्रोटॉन या 90% H+ आयन या 90% एसिड इस सॉल्यूशन का निकालने के बाद में आपका 8.4 pH आ रही है। लेकिन इस जो स्थिति है उसमें भी आपका बॉडी जो है सर्वाइवल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? निकाल लिया आपने, 90% तो निकाल लिया, बचा कितना? 10% बचा। 100 थे इसके अंदर, अब कितने बचे हैं? 10 H+ बचे हैं। क्या 10 में सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। 1000 में नहीं कर रही थी, 10 में नहीं कर रही। तो लेकिन pH में बिल्कुल हल्का चेंज आ रहा है, 8.4 हो रही है, 7.4 से 8.4 हो रही है। ऐसी स्थिति में भी सर्वाइवल नहीं करेगी। इसलिए जो बॉडी है वो बिल्कुल एक नैरो रेंज ऑफ pH के अंदर काम करती है। नैरो रेंज ऑफ pH क्यों है? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन के अंदर बहुत चेंज आ रहा है, जबकि आपकी pH के अंदर बहुत माइल्ड चेंज आएगा। इसलिए नैरो रेंज कितनी होगी? 6.8 से 7.8। इसके बाहर जो है वो बॉडी सर्वाइव
नहीं करेगी, चाहे वो एसिडोसिस की स्थिति हो चाहे वो एल्केलोसिस की स्थिति हो। इसके अंदर आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि कितना चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, एसिड और एल्कलाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है। इसलिए एक बॉडी बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच के अंदर काम करती है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। किस प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच सोरेनसन ने डेवलप किया, आपने को ईजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करने वाली लैंग्वेज के अंदर बता दिया कि बॉडी की जो पीएच है वो कितनी होती है। एक सॉल्यूशन के अंदर अपन ने समझ लिया कि किस प्रकार से 10 गुना बढ़ाएंगे तो कितनी पीएच होगी, 90% बाहर निकाल लेंगे तो कितनी पीएच होगी। अब इसके इंडिकेशन क्या होंगे, मतलब एबीजी एनालिसिस को करना क्यों ज़रूरी है, क्या स्थितियां होगी जिसके अंदर आपको क्या करना है, एबीजी एनालिसिस करना है। क्या इंडिकेशन हो सकता है, आपको पता है O2 और CO2 और पीएच, ये सारी चीज़ें हैं जिनका लेवल आपको चेक करना है। तो जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, आर्टिफिशियल जो है वो बाहर से आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस स्थिति के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन है कि नहीं है बॉडी को, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर का हो सकता है या और कोई कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आपको क्या है, बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो आपकी प्रॉपर जा रही है नहीं जा रही है, या बॉडी कोई एसिड बेस इम्बेलेंस जो है वो डेवलप तो नहीं कर रही। इसलिए आपको क्या करना है, जो पेशेंट O2 पे हैं या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, इन पेशेंट्स के अंदर एबीजी का एनालिसिस करते हैं। या फिर जो पेशेंट डायबिटिक है, DKA, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ऐसी स्थिति तो डेवलप नहीं हो रही है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, एबीजी का एनालिसिस करते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर है, पेशेंट जो है वो प्रॉपरली रेस्पिरेशन जो है वो नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 जो है वो रिटेन हो जाएगी, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होएगा, CO2 रिटेन हुई, एसिड बेस आपका इम्बेलेंस हो जाएगा। COPD के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, एबीजी का एनालिसिस करना है। देन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एबीजी एनालिसिस करना है। देन उसके बाद में मेटाबॉलिक एरर्स हो सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिक एरर होते हैं जो आपको इनबोर्न मिल सकते हैं बच्चों के अंदर, कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज हो सकती है, उनमें क्या करना है, एबीजी का एनालिसिस करना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर डायरिया के पेशेंट हैं, या फिर वोमिटिंग के पेशेंट हैं, इनमें क्या होगा, वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, एसिड जो है वो बॉडी लूज़ कर देगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है। डायरिया में क्या होगा, बॉडी जो है वो बेस को लूज़ कर देगी, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ये सारी स्थितियां हैं जिनके अंदर अपन क्या करते हैं, एबीजी का नॉर्मली एनालिसिस करते हैं। इनके अलावा हो सकता है जैसे सेप्सिस होगा, पेशेंट में बहुत ज़्यादा सेप्सिस हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक है या फिर सेप्टिक शॉक है, इसमें भी आप क्या करना है, एबीजी का एनालिसिस करना है। तो ये स्थितियां हैं जिनके अंदर आप एबीजी का नॉर्मली एनालिसिस कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। देन उसके बाद में आता है सैम्पलिंग। एबीजी एनालिसिस नाम से आपको पता है, एक आर्टरी से सैंपल लेना है। आर्टरी की पोजीशन आपको पता होगी, कौन सी आर्टरी हो सकती है, रेडियल आर्टरी हो सकती है, देन ब्रेकियल आर्टरी हो सकती है, फीमोरल आर्टरी हो सकती है। ये कुछ नॉर्मल आर्टरीज है जिनसे अपन क्या करते हैं, एबीजी का सैंपल लेते हैं। प्रेफर यही करते हैं कि अपन रेडियल आर्टरी से सैंपल लें, जब तक कि पेशेंट के या तो प्लास्टर हो सकता है या फिर कोई और जो है इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, उस स्थिति में अपने को क्या करना है, ब्रेकियल की तरफ जाना है या फिर फीमोरल की तरफ जाना है। प्रायोरिटी रेडियल आर्टरी को देनी है। सिरिंज कौन सी यूज़ करते हैं सैम्पलिंग के टाइम पे, 1 से 2 ml की सिरिंज यूज़ करते हैं, वो भी हिपेरिनाइज सिरिंज का।
हिपेरिनाइज सिरिंज जो है वो हमेशा अपन यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अपनी वैल्यूज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं आए, इसके लिए अपन हिपेरिनाइज सिरिंज 1 से 2 ml की यूज़ करेंगे। ज़्यादा अगर 5 से 10 ml की सिरिंज यूज़ करेंगे, ज़्यादा हिपेरिन जो है वो आपकी सिरिंज में आएगा। ज़्यादा हिपेरिन आएगा तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उसमें गलतियाँ हो सकती है। अगर आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं तो आपका नॉर्मल जो है वो 45 से 60 डिग्री एंगल पे आपको नीडल इंसर्ट करनी होती है। नॉर्मली 45 से 60 डिग्री पे। अगर आप फीमोरल से सैंपल ले रहे हैं तो 60 से 90 डिग्री एंगल पे आपको नीडल इंसर्ट करना होता है। देन आपने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद में क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करके रखना है, फर्मली प्रेस करना है 5 से 7 मिनट तक। जिस आर्टरी से सैंपल लिया है आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक एटलीस्ट आपको प्रेशर जो है वो अप्लाई करके रखना है। अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर पे है या फिर एंटीकोएगुलेंट पे है, इन पेशेंट्स के अंदर आपको ज़्यादा एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा रहेगी। तो ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए अपने को प्रेशर अप्लाई करना है 5 से 7 मिनट तक। अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर या एंटीकोएगुलेंट पे है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 10 मिनट तक आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है। ये है कुछ सैम्पलिंग की टेक्निक, क्या क्या एंगल होते हैं, किस प्रकार से अपने को प्रेशर अप्लाई करके रखना है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है जो बहुत बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, एलन्स टेस्ट, या फिर अपन बोलते हैं मॉडिफाइड एलन्स टेस्ट। तो एलन टेस्ट क्या होता है, जब भी आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं आपको क्या करना है, अल्नार आर्टरी जो है इसकी पेटेंसी को चेक करना है या फिर कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करना है। एलन्स टेस्ट क्या है, रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हैं तो अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को चेक करना है या फिर कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करना है। कैसे चेक करोगे, पेशेंट को बोलना है कि अपना फिस्ट जो है वो क्लोज करे। कैसे करेगा, जैसे मान लो इस हैंड की आपको रेडियल आर्टरी से एबीजी के लिए सैंपल लेना है, तो क्या करोगे, पेशेंट जो है वो मुट्ठी क्लोज करेगा। आप इंडिकेट करोगे पेशेंट को कि अपनी मुट्ठी को बंद करें। देन आपको क्या करना है, ये रेडियल आर्टरी, ये अल्नार आर्टरी आपकी, दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट जो क्लोज फिस्ट कर लेगा, देन उसके बाद में प्रेस करना है बोथ रेडियल एंड अल्नार आर्टरी को। प्रेस कर लेगा, इधर की ब्लड सप्लाई आपने कम कर दी है दोनों तरफ से, रेडियल से भी अल्नार से भी, दोनों आपने दबा रखी है। अब आपको क्या करना है, कुछ टाइम बाद में पेशेंट को ये जो फिस्ट है उसको खोलने का बताना है। पेशेंट खोलेगा, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी दोनों पे आपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है। आप क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी पे लगा के रखेंगे प्रेशर, लेकिन अल्नार आर्टरी को आप छोड़ देंगे। जैसे ही आप अल्नार आर्टरी को छोड़ोगे, आगे का जो ब्लड सप्लाई है वो वापस मेंटेन हो जाएगा। कैसे मेंटेन होगा, यहाँ पे आपको पिंकनेस डेवलप दिख जाएगी। ये नॉर्मल स्थिति के अंदर पिंकनेस जो है वो 6 सेकंड के अंदर आ जाएगी। जैसे ही आपने अल्नार आर्टरी को लीव किया है, आगे की ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो जाएगी, पिंकनेस जो है वो 6 सेकंड तक आ जाएगी। अब 6 से 8 सेकंड बाद में भी अगर पिंकनेस नहीं आती है, इस स्थिति में क्या है, आपकी अल्नार आर्टरी जो है वो पेटेंट नहीं है। इस स्थिति में आपको सैम्पलिंग जो है वो यहाँ से अवॉइड करनी है। क्यों नहीं लेनी है, अल्नार आर्टरी जो है वो आपकी पेटेंट नहीं है, क्योंकि आगे की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, पिंकनेस यहाँ पे आ नहीं रही है। रेडियल आर्टरी पे आपने सैंपल लिया, यहाँ पे मान लो थ्रोम्बोसिस होता है, यहाँ पे हीमेटोमा डेवलप हो जाता है, आगे की ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये आगे का
जो भी टिश्यू है उसके अंदर क्या करेगा, हाइपोक्सिया कर देगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी नहीं, हाइपोक्सिया होगा और अल्टीमेटली वो क्या हो सकता है, गैंग्रीन में डेवलप हो सकता है। तो आपको एलन टेस्ट इसीलिए करना है कि अल्नार आर्टरी वो पेटेंट है कि नहीं है, कोलेटरल सर्कुलेशन आगे की ओर बना हुआ है कि नहीं हुआ है। रेडियल आर्टरी इतनी देर सप्लाई कर रही थी, आपने क्या करा है यहाँ पे, रेडियल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, अल्नार आर्टरी से प्रॉपर सप्लाई होगी नहीं, आगे जाके वो हाइपोक्सिया हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, और रिस्क जो है वो या फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट के बढ़ सकते हैं। तो इनमें क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। ये है आपका एलन टेस्ट। अब आगे जाके और क्या रिस्क हो सकती है, सैंपल लेने के बाद में नॉर्मली क्या रिस्क हो सकती है, अगर आपने प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, हेमेटोमा बन सकता है। आपने प्रॉपरली जो है वो क्लीन नहीं किया है एरिया स्पिरिट से, तो आप क्या होगा यहाँ पे, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है। या फिर कई बार पेशेंट को है लाइट हेडेडनेस या फिर फेंटिंग हो सकती है, पेशेंट चक्कर आके गिर सकता है। ये कुछ रिस्क है, इनका अपने को ध्यान रखना होता है एबीजी एनालिसिस करते टाइम, सैम्पलिंग के टाइम पे। जब भी आप सैंपल ले रहे हैं ऐसी रिस्क अवॉइड करनी है आपको। ये है आपका सैम्पलिंग की तकनीक कि किस प्रकार से आप एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल लेंगे, कौन सी आर्टरीज हो सकती है, किस प्रकार से आप एलन टेस्ट करेंगे, क्या क्या रिस्क बाद में डेवलप हो सकती है। अब आते हैं आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी आपको बताया, अगर एलन टेस्ट के अंदर एलन टेस्ट आपका नेगेटिव है, अल्नार आर्टरी आपकी पेटेंट नहीं है, तो आपको सैंपल नहीं लेना है। उसके साथ में क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, जैसे लोकल इन्फेक्शन है, अगर रेडियल आर्टरी से आप सैंपल लेना चाहते हैं, वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ से आपको सैंपल नहीं लेना है, कोई दूसरी आर्टरी को आपको प्रेफर करना है। देन उसके बाद में आता है, अगर किसी पेशेंट को एवी फिस्टुला बना हुआ है, ये आप जब आप ब्रेकियल आर्टरी से सैंपल लेना चाहोगे तब आपको देखने को मिलेगा। एवी फिस्टुला क्या है, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। किन पेशेंट्स में होगा ये बना हुआ, सीकेडी वाले पेशेंट्स में, हीमोडायलिसिस के लिए। इन मरीजों में एवी फिस्टुला बना हुआ है, आपको नीडल इंसर्ट नहीं करनी है। कोएगुलोपैथी का पेशेंट है, ब्लड क्लोटिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट है, इनमें क्या है, कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर है, तो ये क्या करना है, अपने को सैंपल नहीं लेना है, आगे जाके पेशेंट्स को रिस्क हो सकती है। इमरजेंसी के अंदर अलग बात है, इमरजेंसी के अंदर आप क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक प्रेस करेंगे अगर आपका पेशेंट जो है वो कोएगुलोपैथी में है या फिर एंटी कोएगुलेंट्स के ऊपर। या फिर पेशेंट्स को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपके एम्बोलिज्म वगैरह डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद में ये जो आपका पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, इसके अंदर आपका आएगा आपका डीवीटी, डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है आपका पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज के अंदर आएगा कि डीवीटी के पेशेंट्स के अंदर एम्बोलिज्म वगैरह नहीं हो, तो इसके लिए सैम्पलिंग को अवॉइड करना होता है। तो इन्फेक्शन हो सकता है, एवी फिस्टुला हो सकता है, कोएगुलोपैथी है किसी के अंदर, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, डीवीटी है, इनके अंदर आपको क्या करना है, सैम्पलिंग को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। तो ये है आपके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपके एबीजी के। अब आपने जो सैंपल लिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेसी आप कैसे चेक करोगे, एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो आप सैंपल ले रहे हैं, तो सैम्पलिंग के दौरान जब भी आप नीडल इंसर्ट करोगे आपको पल्सेशन फील होगा। अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लड है वो आपकी सिरिंज में आ जाएगा,
पल्सेशन फील होगा, ब्लड ऑटोमेटिकली आपकी सिरिंज में आ जाएगा। उसके साथ के अंदर सैम्पलिंग आप ले रहे हैं, आपने नीडल इंसर्ट करी, पल्सेशन आपको अपने आप फील हुआ, ऑटोमेटिकली ब्लड सैंपल आएगा और ब्राइट रेड कलर का सैंपल आएगा। आर्टरीज़ का ब्लड जो है वो हमेशा ब्राइट रेड कलर का होगा, जबकि वेन का सैंपल होगा वो आपका डार्क रेड कलर का होगा। इसमें कलर से आप पता लगा सकते हैं कि आपका एक्यूरेट सैंपल है कि नहीं है, कहीं वेन से तो सैंपल नहीं आ गया। अब जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आप क्या करेंगे, आर्टीरियल और वीनस ब्लड की रिपोर्टिंग है उसके अंदर आप फ़र्क पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाओगे, आर्टीरियल ब्लड की जो पीएच है वो आपकी नॉर्मल होगी, जबकि वीनस ब्लड की जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होगी। कैसे होगी, क्योंकि इसके अंदर CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा है। अगर आप CO2 लेवल देखेंगे तो आर्टरी के अंदर कम होगा, जबकि वेंस के अंदर होगा ज़्यादा। ऐसे ही PaO2 का लेवल अगर आप देखेंगे, आर्टरीज़ के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजनेशन देखने को मिलेगा, जबकि आपकी वेंस के अंदर कम ऑक्सीजनेशन है वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही O2 सेचुरेशन अगर आप देखोगे आर्टरीज़ का, तो वो होगा आपका 95 से 100% ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा, जबकि वेंस के अंदर होगा वो लेस देन 70 to 75%। ये आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ब्लड सैंपल है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। पल्सेशन आपको नज़र आएगा, ब्राइट रेड कलर का आपका सैंपल होगा। आर्टीरियल ब्लड के अंदर पीएच, O2, CO2 और SpO2 लेवल अलग होगा, जबकि वीनस सैंपल होगा उसके अंदर अलग होगा। ये नॉर्मल सर्कमस्टांस की बात अपन कर रहे हैं। जैसे जैसे ब्लड एसिडिक या एल्कलोटिक होता जाएगा उनके अंदर ये सब चीज़ों के अंदर चेंज आता जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बफर सिस्टम, किस प्रकार से अपना रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक जो बफर है वो काम करते हैं बॉडी की पीएच को बैलेंस करने में। उसके साथ में ये बफर अगर फेल होते हैं या फिर कोई भी इलनेस की कंडीशन आती है, डायबिटिक हो सकती है, मेटाबॉलिक इलनेस हो सकती है, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, बहुत सारी इलनेस होती है जो क्या करेगी, अपनी बॉडी की पीएच को अल्टर करेगी। तो वो स्थितियाँ होगी जिनके अंदर क्या होगा, बॉडी की पीएच जो एसिडोसिस हो सकता है या फिर एल्कलोसिस हो सकता है। किस किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, कितना कंपनसेशन होता है, और किस प्रकार अलग अलग लेवल चेंज होते हैं O2 के, CO2 के और पीएच के बॉडी की कंडीशन के अनुसार, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।